मैं आज की क्लास में आप लोग को फिजिकल ज्योग्राफी का आज से मैं बताऊंगा और नियमतः डेली जो है फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज मैं क्लास में शुरुआती कर रहा हूं, कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले उठता है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जो है इसकी आकृति कैसी है? बहुत सारे भूगोलवेताओं का बहुत सारा मत है। किसी का कहना है कि पृथ्वी की आकृति गोल है, किसी का कहना है कि पृथ्वी की आकृति नारंगी जैसी है, किसी का कहना है कि पृथ्वी की आकृति जो है सेव जैसा है, किसी का कहना है कि पृथ्वी की आकृति अंडे जैसा है। सभी लोग को सभी तरह से कहना है, लेकिन जैसे जैसे भूगोलवेता है, लोगों ने अपनी अपनी थिंक दिया, अपनी अपनी सोच को रखा और समय अनुसार सबको सोच को जिस समय वो बोले उस समय उनकी मान्य हुई। लेकिन समय और परिस्थिति ने जैसे जैसे पढ़ा और लोगों ने इसका अध्ययन स्टडी जैसे जैसे ज्यादा होते गया, वैसे वैसे इसकी परिभाषा भी बदलती गई और इसका हर कथन जो है एक सच था वो झूठ साबित होता चला गया। तो पृथ्वी की आकृति को सबसे पहले जो है आर्यभट्ट महोदय ने पूर्णतः रूप से सिद्ध किया। किसने किया? आर्यभट्ट महोदय के कथानुसार पृथ्वी की आकृति जो है लधवज गुलाब है। अब प्रश्न उठता है कि सर लधवज गुलाब का मतलब क्या होता है? तो लधवज गुलाब आप ग्लोब देख रहे हैं ना, ग्लोब जो है पूर्णतः इसी थ्योरी पर, आर्यभट्ट महोदय की थ्योरी पर निर्माण किया गया और ग्लोब का निर्माण टॉलमी ने किया। टॉलमी महोदय ने ग्लोब का निर्माण आर्यभट्ट महोदय का थिंक पृथ्वी की आकृति लधवज गुलाब होती है इस थिंक पर किया। अब लधवज गुलाब का कहने का मतलब यह होता है कि पृथ्वी गोल भी नहीं है, चपटी भी नहीं है, लेकिन है क्या? है ऐसी आकृति है कि ये ध्रुवों पर चपटी है और बीच वाली भाग जो है ये क्या हुआ? फूला हुआ है। और ये जब ध्रुवों पर चपटी और बीच का भाग फूला हुआ यानी विषुवत रेखीय प्रसार अधिक है। विषुवत रेखीय प्रसार कहने का मतलब क्या है? अधिक है। तो ऐसी आकृति को लधवज गुलाब बोला जाता है। अब इसमें आया कि ग्लोब। अब ग्लोब किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि जब आर्यभट्ट महोदय ने पृथ्वी की आकृति को लधवज गुलाब कहा तो उसकी एक मॉडल बनाया, नमूना बनाया, और ये ग्लोब जो है एक अर्थ का पृथ्वी का नमूना है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। अब ये ग्लोब किसने बनाया? टॉलमी महोदय ने बनाया। टॉलमी महोदय ने ग्लोब बनाया सबसे पहले। अब ये तो ग्लोब बन गया, लेकिन ग्लोब के साथ दो समस्या आने लगा। दो समस्या क्या आने लगा? पहला समस्या आया कि एक बार में इसको पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। दूसरी समस्या आया कि इसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में लाने में जो है कठिनाइयां आ रही थी। अब ऐसी स्थिति में एक नया विकल्प खोजने की जरूरत थी और ऐसे विकल्प में एक नया विकल्प आया जिसको हम लोग मानचित्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानचित्र किसको कहते हैं? तो मानचित्र कुछ विशेष नहीं है। ये ग्लोब को टॉलमी महोदय ने ग्लोब को जो बनाया उसी को एक सपाट कागज पर बनाया ताकि इसको स्टडी में आसानी हो, इसको एक जगह से दूसरी जगह किसी प्रकार के स्टडी में कोई समस्या ना हो, इसलिए इसको मानचित्र कहा गया। यानी कह सकते हैं कि ग्लोब को सपाट कागज पर पूरी तरह चित्रण करना मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र आया। अब मानचित्र तो बना दिए हम लोग, अपना पढ़ाई के दरमियान जो कॉपी पर बनाते हैं मानचित्र बनाते हैं? नहीं। मानचित्र किसको कहते हैं? तो मानचित्र हम लोग जो बनाते हैं कॉपी पर कि इंडिया का मैप बनाइए तो इत्मीनान से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे खींच देते हैं या जो भी बना देते हैं। तो ये भारत का मानचित्र नहीं है,
ये भारत का रेखा चित्र हम लोग खींचे, तो प्रश्न उठता है कि रेखा चित्र किसको कहें? रेखा चित्र जो है अक्षांश और देशांतर के बीच जो डिफिनिट दूरी है, पूर्णतः जो हूबहू ग्लोब में है, उसको एक नकल करके हम लोग उतारे हैं, अनुमानतः उतारे हैं, पूरातः 100% राइट नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि ये ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मन मत ऐसे भी कर दिए, तो ये रेखा चित्र कहलाया। रेखांकित करना, उसके जैसा हूबहू, उसके जैसा देखने में लगना, छोटा भी बना सकते हैं आप, बड़ा भी बना दिए। लेकिन मानचित्र जो होता है वो जो बना रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड का जो मैप देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी जो देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा बनाना है। अगर आपको इंडिया का मैप बनाना है तो रेखा चित्र में आप कितना ही बड़ा बना दीजिए, लेकिन अगर आपको मानचित्र में बनाना है तो जितनी ग्लोब परिस्थिति है और जैसी है वैसे ही बनाना होगा, तब ये जाकर के मानचित्र कहे जाएंगे। अब इसके बाद एक और आता है, रेखा चित्र समझ गए कि सीधे इसको हूबहू देखने में लगना चाहिए, इसकी कोई अक्षांश और देशांतर की स्थिति से ऊपर चढ़ाव हो सकता है, इसमें कोई समस्या ज्यादा नहीं है। उसके बाद आता है एटलस। एटलस और मानचित्र भी एक ही है, लेकिन क्या हुआ कि मानचित्र ग्लोब को सपाट कागज पर तो उतारे, लेकिन कई तरह से कलरफुल हो गया वो, तो कलरफुल हुआ तो वो एटलस कह दिया लोगों ने। यानी कहने का मतलब है कि ग्लोब, मानचित्र, एटलस, रेखाचित्र, ये समस्या आपको सोल्व होना जाना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आकृति लध्वज गुलाब है, तो लध्वज गुलाब क्यों हो गया, यानी ध्रुवों पर चपटा और बीच में फूल कैसे गया, आखिर क्या कारण है? तो इसको भूगोलवेताओं का कहना है कि ऐसा रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण हुआ है, यानी घूर्णन और परिक्रमण के कारण हुआ है। तो घूर्णन और परिक्रमण कहने का मतलब क्या? घूर्णन किसको कहेंगे, इसको भी थोड़ा सा थॉट क्लियर कर लेते हैं। घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन को आप बोल सकते हैं, परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये परिक्रमण है, परिभ्रमण है, दोनों में अंतर क्या है? कहने का मतलब है कि मान लिया कि ये ग्लोब है, अब ग्लोब को जो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे अगर ये गोल चारों ओर ये घूम अगर रही है अपनी जगह पर ही, तो ये क्या कहलाया? घूर्णन कहलाया। जैसे मान लिया कि मैं पृथ्वी हूं और पृथ्वी हूं और इस तरह से मैं राउंड कर रहा हूं अपने ही स्थान पर, ठीक है, तो ये घूर्णन कहलाया। क्या कहलाया? घूर्णन या परिभ्रमण कहलाया। कहने का मतलब है कि चारों ओर अपने ही चारों ओर घूमना। लेकिन परिक्रमण किसको कहते हैं? परिक्रमण कहने, ये घूर्णन जब होता है तो घूर्णन होने से क्या होता? घूर्णन जब होता है तो दिन रात होता है, यानी पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर घूमती है, तो यानी परिभ्रमण करती है, तो दिन रात बनते हैं, और दिन रात जो है इसे 23 घंटा 56 मिनट का होता है, ठीक है, दिन रात से 23 घंटा 56 मिनट से होता है। तो ये क्या होता है? परिभ्रमण के कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। लेकिन अब परिक्रमण किसको कहते हैं? जैसे आप जानते हैं कि सेंटर में सूर्य है, सूर्य भी अपने जगह पे क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है, घूर्णन कर रही है, और ग्रह इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। यहां पे बुध है, बुध, मरकरी, वेनस, बुध, शुक्र, पृथ्वी ये है। तो पृथ्वी ये है तो अंडाकार पथ पर ये क्या कर रही है? सूर्य के चारों घूम रही है। तो ये जो पथ पर ऐसे घूम रही है, तो घूमने का ये जो सिलसिला जो चल रहा है ना, यही क्या कहलाया? परिक्रमण कहलाया। यानी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य के कर रही है। यहां से ऐसे आकर के ऐसे जा रही है और अपने जगह पर भी कर रही है। तो अपनी जगह पर जो कर रही है तो उसके कारण क्या हो रही है? दिन रात परिवर्तन हो रहा है, दिन और रात में बदलाव आ रहा है।
लेकिन जब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो ये क्या कहलाया? परिक्रमण कहलाया। परिक्रमण जब किए ये तो इससे जो कहा जाता है ऋतु परिवर्तन हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यहां देखिए, ये सूर्य है, अंडाकार पथ पर ऐसे घूम रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी घूम रही है तो हमेशा एक समान दूरी नहीं है। कभी कभी यहां जो पृथ्वी है तो दूरी डिस्टेंस ज्यादा है, यहां आई तो दूरी कम है, तो इसी कारण सूर्य ताप में क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो गर्मी ठंडा, इसके कारण जो है ऋतु में परिवर्तन आते हैं। यानी आज आप लोग को मैं बताया कि ग्लोब क्या है, मानचित्र क्या है, एटलस क्या है, रेखा चित्र क्या है, घूर्णन क्या है, परिभ्रमण क्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर के साथ साथ भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसको, और कई नामों से जाना जाता है। तो कहने का मतलब इसका भी हम लोग वर्णन करते हैं, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग।